साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 जनवरी की करंट अफेयर्स। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ICCD ये कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2002 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। लगभग 200 से अधिक देशों में कैंसर सहायता समूह और संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इस विषय पर बचपन के कैंसर में फैल रही भ्रांतियों को रोकने तथा इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ICCD कैंसर के इस प्रकार से संबंधित मुद्दों व चुनौतियों से निपटने की राह व गहरी समझ को बढ़ावा देता है। यह बच्चों, उनके परिवारों तथा समग्र रूप से समाज को प्रभावित करता है। हर जगह कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए इलाज व देखभाल के लिए अधिक न्यायसंगत और बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो एक संस्था है और ये बच्चों में जो कैंसर होता है उसको लेकर के इस दिवस को 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मना करके जागरूकता फैलाता है। ये समझ लीजिएगा। बचपन में होने वाले कैंसर में ल्यूकेमिया, मस्तिष्क कैंसर, लिम्फोमा, ठोस ट्यूमर जैसे न्यूरोब्लास्टोमा, विल्मस ट्यूमर, हड्डी के ट्यूमर, ये इस प्रकार के कैंसरों के प्रकार है जो बचपन में बच्चों के अंदर इस प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, डाबर बनी भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। यानी प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, जो कचरा अपशिष्ट है वो बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया। तो डाबर कंपनी के बारे में आप ही जान गए होंगे। तो डाबर के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। डाबर के च्यवनप्राश भी आता है। तो डाबर यह है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी इन इंडिया फर्स्ट, है ना। डाबर इंडिया कंपनी देश की पहली पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली कंज्यूमर गुड्स कंपनी FMCG कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया है, जिसके लिए उसे यह दर्जा प्राप्त हुआ है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मुकाम हासिल किया है। यानी ये प्लास्टिक जो है ना, या तो उसे रीयूज, जितना प्लास्टिक यूज करेगा उसका रीयूज कर लेगा, यानी उसको वेस्ट नहीं करेगा, और ऐसा प्लास्टिक यूज नहीं करेगा जो रीयूज ना होता है। प्लास्टिक की डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल वर्ष 2017-18 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यानी प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट नियम के तहत शुरू की गई थी, और इसने अब आकर के मान लो कि रिजल्ट दिया है। हाल ही में डाबर कंपनी ने घरेलू प्लास्टिक कचरे प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है। डाबर ने क्या, हिमाचल में इसके हिस्से के रूप में कस्बों, गांवों व स्कूली बच्चों को कचरे के विभिन्न प्रकारों और उन्हें छांटकर प्रयोग में लाने के लाभों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। ठीक है जी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जी, भारतीय खनन कंपनी वेदांता ने किया फॉक्सकॉन के साथ समझौता। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि अचानक पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे तो गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि हो गई। उसमें वृद्धि होने का कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रॉ मटेरियल था वो भारत में नहीं बनता, वो बाहर से आता है। ये तो उसी के लिए भारत की जो खनन कंपनी है वेदांता, उसने फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। ये फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? ये ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। हाल ही में भारतीय खनन प्रमुख वेदांता ने ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होन होई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौता किया है। यह संयुक्त उद्यम देश के सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा। इस संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष है अनिल अग्रवाल होंगे। जो जॉइंट वेंचर बनेगा ना उसके कौन है? अनिल अग्रवाल,
जो वेदांता के गैर कार्यकारी अध्यक्ष है। इस संयुक्त उद्यम में वेदांता बहुसंख्यक शेयर धारण करेगी और फॉक्सकॉन उसके कम शेयर रहेंगे, यानी ज़्यादा शेयर किसके रहेंगे, हमारी वेदांता कंपनी के रहेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर्स के स्थानीय उत्पादन का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI की घोषणा की थी। सरकार द्वारा घोषित इस योजना के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में यह पहला संयुक्त उद्यम है। तो इसके बाद में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक कारें है ना, उसमें इलेक्ट्रिक वाहन बनेंगे भारत के अंदर, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके रेट में कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गीता मित्तल बनी TTFI के प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष। अब देख लेंगे क्या है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि TTFI की ओर से किसी भी खिलाड़ी का या अंतर्राष्ट्रीय खेल के निकायों के साथ सभी संचार लेवल प्रशासकों की समिति के माध्यम से होंगे। मौजूदा पदाधिकारी अब किसी भी कार्य का निर्वहन के हकदार नहीं होंगे। अनुरोध के अनुरूप यह पदाधिकारी प्रशासकों की समिति की मदद करेंगे। इसमें अध्यक्ष को 3 लाख रुपए और 2 सदस्यों को 1 लाख रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा, यानी इसकी सैलरी होगी एक तरह की, ये मान लेंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन की जो प्रशासक समिति बनी है उसको लीड करने के लिए उसकी अध्यक्ष बनी है गीता मित्तल। चलिए नेक्स्ट देखिए कि देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कौन खोलने जा रहा है, रेलवे खोलने जा रहा है। ये है जी कुश्ती अकादमी आपकी। तो हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे द्वारा किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है जी, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने देश में कुश्ती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के अधिकांश पहलवान रेलवे से ही है। इस क्षेत्र के लिए स्थापित यह अकादमी खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराएगी और आने वाले समय में उभरते पहलवानों को चैंपियन बनाने का मौका देगी। तो ये तो थे प्रश्न जो करंट के थे। अब जो प्रश्न उत्तर है जो करंट अफेयर्स के, जो पीछे हमने क्लास में आपके कराए हैं, 3-4 क्वेश्चन वे लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है उनकी। चलिए देखते हैं तो क्या है प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताते रहिएगा, जिसको पता हो तो वो कमेंट में बताता रहेगा। हाल ही में किस एजेंसी ने म्यूज और हेलियोस्वार्म प्रोजेक्ट को चयनित किया है? तो ये है जी आंसर नासा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सूर्य की गतिशीलता, लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण और सूर्य पृथ्वी के कनेक्शन पर हमारी समझ को सुधार करने के उद्देश्य से नासा ने दिनांक 10 फरवरी 2022 को 2 मिशनों का चयन किया है। पहला मिशन है क्या, ये हो गया म्यूज, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। हेलियोस्वार्म दूसरा है, ये मिशन सौर वातावरण अंतरिक्ष में नई गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जी, काओला प्रजाति किस देश से संबंधित है? तो IUCN ने इसको दुर्लभ श्रेणी में डाल दिया है। तो काओला प्रजाति एक तरह का ये छोटा सा जानवर होता है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया मूल का एक शाकाहारी जानवर है। यह एक फैस क्लोरेटाइड फैमिली का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है। मुख्य रूप से यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया के लिए पूर्वी तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने दिनांक 10 फरवरी 2022 को कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी जैसे ग्रह को खोजने के लिए MSMBTAI पद्धति का उपयोग किसने किया है? तो ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स IIA ने खगोलविदों ने एक तरीका विकसित किया जिसके द्वारा उच्च संभावना वाले रहने योग्य ग्रहों की पहचान की जाएगी।
और ये गोवा में 2 उसका सहयोग रहा है। IIA के खगोलविदों ने BITS पिलानी तथा गोवा के खगोलविदों के सहयोग से इस तरीकों को विकसित किया। ये AI पे आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस पर मल्टी स्टेज मैमेटिक बाइनरी ट्री एनोमली आइडेंटिफायर इसका ये नाम दिया है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है जी आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। 12 फरवरी किस उद्देश्य से मनाया जाता है? इस दिन का उद्देश्य मुख्य सामयिक प्रासंगिक विषयों के साथ उत्पादकता उपकरणों तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता थीम के तहत 12 से 18 फरवरी तक एक उत्पादकता सप्ताह मना रही है। नेक्स्ट है जी, किस खिलाड़ी ने ESPN क्रिकइन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 जीता है? आंसर है ऋषभ पंत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 में ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बनाकर भारत को 2-1 से सीरीज जीतने में मदद की थी, जिसके लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस सीरीज में ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए थे, जिसके संबंध में ये अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? ये है जी ESPN क्रिकइन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड है 2021 का। चलिए, अब ये था आपका करंट अफेयर्स 17 जनवरी का। साथियों, अगर आपको वीडियो से लाभ होता है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है और लगता है कि अच्छे क्वेश्चन अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।